अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें पहले तो हम देखेंगे डिफिनीशन क्या है, व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद में हम देखेंगे परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और ये जो है माध्यम में कैसे वैरी करती है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चीज़ में समझने वाले हैं। और जो कलांतर होता है उसमें किस प्रकार का वेरिएशन होता है वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्यतिकरण, प्रकाश की ये भी एक घटना है व्यतिकरण, जिसमें क्या होता है कि दो आपकी तरंगे होंगी, और जब वो एक माध्यम में संचरित होती हैं, किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो उनकी परिणामी तीव्रता जो होती है उसका क्या हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है। समझ रहे हैं? पहले परिभाषा सुनिए। परिभाषा क्या है, जब किसी माध्यम में दो तरंगे एक ही आवृत्ति की एक दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक तरंग ऐसे चल रही है, दूसरी तरंग ऐसे चल रही है, तो वो एक कहीं पर ऐसे मिलेगी। मान लीजिए आपका ऐसे चल रहा है एक, और फिर ये एक दूसरी ऐसे चल रही है, तो ऐसे ये मतलब कुछ इस तरह से आप कह सकते हो, थोड़ा ढंग से बनाते हैं इस तरह से, समझ रहे हो ना। अब जहां पर दोनों तरंगे, यहां पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, यहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। मतलब कहने का यहाँ पर जो तीव्रता है ना वो प्रकाश की चमक से संबंधित है। परिभाषा हम अभी बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझिए कि जो तीव्रता का क्या मतलब है, प्रकाश की चमक। ज्यादा मात्रा में प्रकाश तो वहां पर चमकीला, और जहां पर कम मात्रा में प्रकाश अंधकार। समझ रहे हो ना। तो परिणामी तीव्रता जो होती है उसका पुनर्वितरण हो जाता है माध्यम में परिणामी तीव्रता का। जैसे जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण, अब मैं आपको समझा रहा था, ये अध्यारोपण है। ये क्या चीज है, अध्यारोपण। एक वेव आपका ये था, मान लो इसको y1 है, दूसरी वेव ये है आपकी, इसको हम y2 बोल दिए, दोनों का अध्यारोपण हुआ, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी हमको, और वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी परिणामी तीव्रता, उनका पुनर्वितरण हो जाएगा। पहले जैसे हमारे पास एक वेव थी, तो इसका कुछ अलग मतलब अलग इसकी तीव्रता थी, इंटेंसिटी थी, लेकिन जब दो तरंगे एक ही साथ एक ही आवृत्ति की, एक कंडीशन इसकी है, एक ही आवृत्ति की तरंग आपको लेना है, और अगर अलग अलग आवृत्ति लोगे तो ऐसी ये इंटरफ्रेंस की घटना आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना। तो अगर आपने ऐसा किया तो पहले जो रिजल्टेंट रहेगा, पहले जो परिणामी रहेगा, जब दो तरंगे एक साथ आप ले लेंगे एक ही आवृत्ति की, एक ही दिशा में संचरित होने वाली, तो उनकी जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। अभी चूंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट का वेव नेचर देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो अभी आपका यहाँ पर जो है उनकी तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो जाएगा। अब जब पुनर्वितरण हो जाएगा तो कहीं पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला, इस वाले प्रकाश का भी आप यहाँ पर ये दोनों प्रकाश ऐसे समझो कि यहाँ पर एक प्रकाश ये चलकर आया और यहाँ पर ये दूसरे प्रकाश का ये चलकर आया, तो दोनों प्रकाश यहाँ मिलकर क्या कर देंगे, ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रकाश आना चाहिए तो वो नहीं आया, ऊपर चला गया, और इस वाले का भी क्या नीचे चला गया, तो जिससे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट हो जाएगा, मतलब अंधकार मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यारोपण क्या है, तरंगों का अध्यारोपण क्या है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। समझ रहे हो ना। फिर अब अपनी परिभाषा पर आते हैं, तो बस यही मेन परिभाषा ही है। अब आप देखिए, जब कभी किसी माध्यम में दो तरंगे एक ही आवृत्ति की एक ही दिशा में संचरित होती हैं, उनके आयाम अलग अलग होते हैं, उनका जो आयाम होता है वो अलग अलग होता है। एक ही दिशा में जब संचरित होती हैं तो माध्यम में उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण मतलब ये सुपरपोजिशन हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, एक दूसरे से लिपटना। ठीक है, तो ये अध्यारोपण हो गया। और जब माध्यम में मतलब उनका अध्यारोपण होता है तो उनके अध्यारोपण से उनकी परिणामी तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो जाता है, फिर से बट जाती है तीव्रता। अब पुनर्वितरण जब हो जाता है तो वो दो प्रकार का होता है, कहीं पर जो है तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है और माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। समझ में आया। और जहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है उस बिंदु को आपका क्या कहते हैं,
संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। पहले तो आप ये घटना जो हो जाएगी वो क्या घटना क्या कहलाएगी, व्यतिकरण कहलाएगी। जब परिणामी तीव्रताओं का वितरण हो गया वो आपका क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, व्यतिकरण हो गया। जहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी उसको संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, जहां पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी उसको विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दो चीजें हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे हम डेरिवेशन में इसका प्रयोग करने वाले हैं। बात समझ रहे हो ना। तो अब वही चीज है, अगर इतना आपको क्लियर हो गया है परिभाषा व्यतिकरण की, व्यतिकरण घटना है क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि जब किसी माध्यम में कोई दो तरंगे एक ही आवृत्ति की एक दिशा में संचरित होती हैं तो माध्य उनके अध्यारोपण से माध्यम में उनकी परिणामी तीव्रताओं का, परिणामी जरूर बोलिएगा, परिणामी तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो जाता है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और जहां पर जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे आप संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये चीज हो गई, आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। ठीक है, अब जब मैं परिणामी तीव्रता की बार बार बात कर रहा था तो चलिए अब मैं देख लेता हूं कि परिणामी तीव्रता है ही क्या। ठीक, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास, हमने कहा था कि दो तरंगे हैं। दो कैसी तरंगे हैं, हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण। ठीक है, तो वहां पे हमको कुछ इस तरह से मिला था, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे करके कुछ मिला था हमें समीकरण। ठीक है, तो ये प्रगामी तरंग का सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है। और मान लेते हैं इसी रूप में हम दो तरंगे ले लेंगे, तो तरंगों में डिफरेंट क्या होता है, या तो कलांतर डिफरेंट होता है। कलांतर का मतलब उसमें जो कला होगी, मतलब वो किस तरह से वो आपका उसमें डिफरेंट होगा। और दूसरी चीज है उनका आयाम डिफरेंट होगा। तो हम जो मानेंगे विस्थापन समीकरण है ये किसी तरंग का, किसी सरल आवर्त प्रगामी तरंग का ये विस्थापन समीकरण है। तो जहां पर y क्या है, विस्थापन है, a आयाम होता है, और ये जो ओमेगा होता है ये आप कह सकते हो एक तरह से जो है कोणीय वेग है ना, और ये टाइम होता है, और उसके बाद में के कोई कांस्टेंट होता है, एक्स अक्ष में चली गई दूरी होती है। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसी तरह का हम दूसरा यहाँ पर समीकरण ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो तरंगे हैं जिनके आयाम क्रमशः a1 व a2 हैं, और अगर उनके आयाम a1 व a2 हैं तो, और उनके बीच में जो कलांतर है वो फाई है, कलांतर फाई है, उनके विस्थापन क्रमशः क्या है, y1 व y2 है। ठीक है, तो हमारा पहला जो समीकरण हो जाएगा हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको देख लेते हैं। ये हो जाएगा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक, दूसरा समीकरण हम ले लेंगे y2 बराबर इसको हम कह देंगे a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चूंकि ये फलांतर होगा, कलांतर होगा, अगर दोनों एक ही जैसा लोगे तब भी आपको व्यतिकरण की घटना देखने को नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना, आपको उसमें कलांतर होना ही चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है। समझ रहे हो, तो ये चीज हो जाएगी हमें दूसरा। अब हम कहेंगे कि जब अध्यारोपण की स्थिति में होगी, यानी सुपरपोजिशन की जब कंडीशन होगी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा। y बराबर हमको मिल जाएगा y1 प्लस y2, और यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे इन सब की, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको जो है हम साइन a और प्लस b वाले फार्मूले पर इसको एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार कर देंगे इसका, तो हमको मिल जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन, इसको नहीं करेंगे, इसको वैसे रहने देंगे, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको आप वैसे ही रहने दीजिए, इसको कर देते हैं तो a2, और देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कास b, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन a कास b यानी कास पाई हो गया, और प्लस में ही होता है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा a2 कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 5। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा। अब जो है हम क्या करते हैं
जहाँ पे देखिए ये वाला और दूसरे में भी ये वाला, ये दोनों में क्या है, सेम सेम है ना, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इतना कॉमन कर लिए तो इधर क्या बचेगा भैया, a1 प्लस a2 कास फाई एक ब्रैकेट में और प्लस जो दूसरा बच रहा है उसको लिख लीजिए वैसे ही, तो ये हो जाएगा a2 कास ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई। ठीक है, ये अपने पास y बराबर आ गया, समझ रहे हो ना। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण 2 कह देते हैं और ये अपने पास समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 3 जो हमको मिला है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है मान लेते हैं, ये वाली क्वांटिटी को हम मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या, इतनी क्वांटिटी को हम मान लेते हैं a1 प्लस a2 कास फाई बराबर हम मान लेते हैं r कास फाई मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्या फाई तो है पहले से अपने पास, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और इधर आप आ जाइए, इस वाले को मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा साइन फाई इक्वल टू a2 साइन फाई, a2 ले करके साथ में इसको चाहो तो हम कौन कौन ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला पूरा मिला करके क्या मानते हैं, a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा मान लेते हैं, समझ रहे हो। अब ये सारी वैल्यू उठा के इसमें हम रख देंगे तो परिणामी तीव्रता का जो है, कहने का मतलब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं हम बनाएंगे इसी तरह से एक समीकरण, एक फिर से नई सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण बनाएंगे और वो जब हमारे पास बन जाएगा तो हम कहेंगे कि देखो ये तो इसी जैसे पहले हमारे पास कोई तरंग थी, सरल आवर्त तरंग थी, वैसे एक और तरंग प्राप्त हो रही है, बस डिफरेंट क्या हो जाता है, उसका आयाम अलग हो जाता है। ये चीज मैं बोलने वाला हूँ आगे अभी। तो अभी आप देखिए ये हो जाएगा अपने पास y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, y बराबर हमें मिल जाएगा भैया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कितने की जगह पे, तो ये हो जाएगा, पहले हम इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा r कास थीटा और r कास थीटा हो गया, और फिर ये बचा है साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स और प्लस इधर मैंने जब इसको हटा दिया तो ये हो गया कास ओमेगा टी माइनस के एक्स एक ब्रैकेट में रहेगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा r साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब a1 a2 देखो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है ना, वो सब मैंने एलिमिनेट कर दिया है इसकी मदद से। अब यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, r सब में है तो कॉमन कर लेंगे और देखिए जैसे ही मैं r कॉमन कर लूंगा ना तो सारा का सारा फिर से फार्मूला बन जाएगा, क्या, साइन a कास b, देखो साइन a कास b प्लस कास a साइन b, ठीक है ना, बन गया। r को अगर मैं बाहर निकाल लूंगा, कॉमन कर लूंगा, दोनों में आ रहा है तो कॉमन कर लिया, उसके बाद में ये फिर से साइन a प्लस b का सूत्र बन रहा है तो मैं फिर से लिख दूंगा क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस अब फाई की जगह पे क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अब आप देखिए हमारा जो समीकरण था वो y बराबर कुछ इस तरह से मिल गया, ये हम कह देते हैं समीकरण 4। अब हम यहाँ पर एक लाइन कहेंगे कि जो समीकरण 4 हमको प्राप्त हुआ है वो देखिए y1 और समीकरण 1 और 2 के जैसा ही है। देखिए केवल क्या बदला है, आयाम बदला है। आयाम की जगह पर हमारे यहाँ पर r है, पहले आयाम यहाँ पर a1 था, यहाँ पर आयाम a2 था, अब हमारा आयाम कितना हो गया, r हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, r का मान हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो समीकरण इसको भी हम कह देते हैं, अगर मैं इसको 4 बोल दूं और इसको जो है 5 कह दूं, ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 4 से 4 के दोनों खंड है ना, देखो ये एक सेक्शन ये है अपने पास, एक सेक्शन ये है, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए भैया। तो आप यहां से देखोगे आपको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब इसको अलग अलग वर्ग करके दोनों को जोड़ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, बराबर हमको मिल जाएगा a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाइव, ऐसे कुछ मिल जाएगा। अब फिर हम आगे इसको एक्सपेंड कर देते हैं, होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए भैया, आपको ये नजर आ रहा होगा ये वाला और ये वाला दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन है ना, और उसके बाद में cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से हम इस चीज को कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, है ना। यहाँ से ये दोनों साथ में लेंगे, कॉमन करेंगे, और उसके बाद में जो है cos स्क्वायर फाइव और प्लस साइन स्क्वायर फाइव बराबर हमें 1 मिल जाएगा। तो हमें केवल और केवल इतनी ही चीज प्राप्त होगी, 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, ये हमारा कितने के बराबर आया भैया, ये हमारा आया है जो नया आयाम है, यानी उनकी परिणामी तीव्रताओं का जो रहेगा वो ये चीज होगी, मतलब उसका परिणामी आयाम हमें ये मिल जाएगा r। या अब हम यहाँ से देखिए क्या कहेंगे, इसमें हम सब जगह कैसे, हम चूंकि जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि जो आयाम मतलब जो तरंग होती है, तरंग की तीव्रता वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो, तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम इसी को अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ka स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं तो ये भी r भी तो एक आयाम है। किसका आयाम है, यहाँ पर देखिए, ये जो हमने नई तरंग यहाँ पे खोजी थी इस तरंग का आयाम है। तो हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, इस समीकरण में सब में k डाल देते हैं, k से गुणा कर देते हैं, तो इधर भी हो जाएगा k r स्क्वायर बराबर k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर प्लस 2k, और यहाँ पे k ही आएगा a1 a2 cos फाइव, ऐसे हो जाएगा, समझ लो ना। तो हमको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। अब इस यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये पहले ये देख लेते हैं, ये हो गया परिणामी तीव्रता, हम इसको परिणामी तीव्रता I कह देते हैं, I लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर जैसे था, ये अगर R होता, आयाम R होता तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, R स्क्वायर लिख देते, जो भी आयाम रहेगा वही हम लिख देंगे। तो ये अपना I हो गया इस प्रकार, और I के बाद में ये हो गया I1 कह देते हैं, क्योंकि A1 है इसका तो I1 कह दिए, फिर इसको क्या कह दिए, I2 कह दिए। फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेटिंग करूंगा, इस वाले को मैं उठा लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं लिखता हूँ 2 √k a1 स्क्वायर इंटू k a2 स्क्वायर। क्या ये गलत है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि देखो जैसे ही रूट से आप a1 को निकालोगे, a1 स्क्वायर को निकालोगे a1 हो जाएगा, और रूट को a2 स्क्वायर निकालोगे तो a2 हो जाएगा। अब भी ये a1 a2 लिखा हुआ है, और आपको जो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है रूट के और रूट के दोनों का गुणा होकर के क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो अब भी वही चीज लिखी हुई है जो यहाँ पर लिखी थी, लेकिन इतने से अपना काम हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2 √I1 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये I1 का वैल्यू है ना, और ये हो जाएगा I2 का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ √I2। तो इस यही चीज मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे 2 √I1 I2 cos फाइव। तो ये हमें प्राप्त हो गया है व्यंजक किसका, परिणामी तीव्रता का, है ना। जब दोनों तरंगे माध्यम में अध्यारोपित होंगी, उनके अध्यारोपण से उनकी परिणामी तीव्रताओं का जो मैंने कहा था पुनर्वितरण हो जाएगा, तो ये रही परिणामी तीव्रता। अब हम लोग क्या करेंगे, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण निकालेंगे। हम जानते हैं ये जो व्यंजक है अपने पास, यहाँ पर मैंने कहा था ना कि परिणामी तीव्रता जहां पर अधिकतम होगी वहां पर क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण। और इस व्यंजक में हमें नजर आ रहा है कि ये जो तीव्रता है वो कलांतर पर निर्भर करती है, यानी कलांतर यानी फाई पर निर्भर करती है। और फाई का मान, cos फाई का मान हम जानते हैं कि अधिकतम 1 हो सकता है और न्यूनतम -1 हो सकता है, यही उसकी रेंज होती है, समझ रहे हो ना, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो जब ये cos फाई अधिकतम हम जानते हैं, है ना, संपोषी व्यतिकरण हम कह देते हैं, संपोषी, या आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, संपोषी व्यतिकरण।
समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में क्या हो जाएगा, कास फाई जो हमारा होगा वो मैक्सिमम होगा +1 के बराबर होगा। और जब अगर ये चीज होती है तो हम जानते हैं ये कई मानों के लिए हो जाता है। कौन कौन से मान के लिए, 0 का मान 1 होता है, फिर 2 पाई के लिए 1 होता है, फिर 4 पाई, फिर ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाता है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फाई कितना कितना होगा, फाई आपका जो हो जाएगा कलांतर जो हो जाएगा वो फाइनली 2m पाई के बराबर होगा, जहां m क्या है, m बराबर 0 1 2 डॉट 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 है ना। m एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, एक पूर्ण संख्या है बिकॉज 0 भी इंक्लूड है उसमें। तो समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में ये हो जाएगा। और जब ये कास फाई का मान अधिकतम आप ले लोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, i बराबर मिल जाएगा, ये कास फाई की जगह पे क्या रख सकते हो, 1 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा i1। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, i1 जो मिलेगा √i1 स्क्वायर प्लस √i2 स्क्वायर, मतलब लिखा अब भी वही हुआ है जो पहले लिखा है, +2 √i1 √i2 है ना, इसकी जगह पे तो 1 हो गया। अब अपने पास हमको जो मिल गया फाइनली वो चीज क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगा i बराबर √i1 और प्लस √i2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमारी जो हो जाएगी परिणामी तीव्रता i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। और अगर यही चीज माइनस में हो जाएगी, हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए तो वो कास फाई हम क्या ले लेंगे, न्यूनतम ले लेंगे। तो कास फाई हमारा न्यूनतम -1 होता है। तो जब -1 हो जाएगा तो -1 किस किस के मान के लिए होता है, कास पाई का मान जो होता है वो -1 होता है। तो पाई के लिए -1 हो जाएगा, और फिर 3 पाई के लिए 1 हो जाएगा, फिर 5 पाई के लिए 1 हो जाएगा, मतलब 8 आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या लिया, इवन लिया है, और यहाँ पर 8 लेंगे यानी विषम संख्या लेंगे तो डॉट 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 ऐसे कर देते हैं, है ना। ये नहीं फाई बराबर ये सब हो जाएगा। और उस स्थिति में जब हमारे पास ये, तो इसका व्यापक मान अगर हम लिखें, फाई का व्यापक मान लिखेंगे तो वो मिल जाएगा 2m-1 टाइम्स पाई। ठीक है, ये पाई का क्या हो जाएगा, फाई का क्या हो जाएगा, व्यापक मान हो जाएगा। और उस स्थिति में जब हमें व्यापक मान इसका प्राप्त हो गया है तो हम कह देंगे परिणामी तीव्रता, यहाँ पे हम ले लेंगे -1। तो i बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जैसे ये मैंने यहाँ पर किया था, तो √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यह हमें हमारे प्राप्त, यहाँ पे ये माइनस है, परिणामी तीव्रता ये हो जाएगी उस स्थिति में जब जहां पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, वहां पर तीव्रता ये होगी, न्यूनतम तीव्रता होगी, यानी उनकी तीव्रताओं का जो कहीं ना कहीं अंतर लेकर के उसको हम घटाएंगे। ठीक है, और अधिकतम तीव्रता हमको कहां प्राप्त हुई है, ये समपोषी व्यतिकरण, और ये आपका है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है।